गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य। स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग में। पिछले वीडियो में आपको मैं जाज पंचम की नाक पढ़ा रही थी, जिसका शेष अंश मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं शेष अंश। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और जिसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार मतलब जो जिम्मेदारी होता है, कार्यभार संभालने वाला जो प्रमुख होता है उसको। अब देखिए, हुक्कामों मतलब जो आदेश दे रहे थे, यानी सबके चेहरे पर उदासी के बादल छा गए और फिर इसके बाद वो खास कमेटी बनाई गई जिसकी जिम्मेदारी एक कार्यभार को संभालने वालों को दिया गया था कि यह काम होना है और इस नाक लगाने की जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है। आखिर मूर्तिकार फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ तो इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। अब देखिए, फिर मूर्तिकार, कमेटी वाले मूर्तिकार को फिर बुलाते हैं और उसने मसला हल कर दिया। कौन? मूर्तिकार। वह बोलता है कि पत्थर के किस्म का पता ठीक से नहीं चला तो आप परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा पत्थर खोजकर लाऊंगा जो जाज पंचम की मूर्ति बनी थी। कमेटी की, मूर्तिकार की ये बात सुनकर कमेटी के लोगों में जान आ गई। सभापति चलते चलते गर्व से मूर्तिकार से कहा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस हिंदुस्तान के घर में छिपी हुई है। ज़रूरत उसे खोज करने की है और खोज करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी और जो यह हम मेहनत करेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी भी क्या होगा, ज़माना भी क्या होगा, खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषा फौरन अखबार में छप जाता है और सभापति की यह बात यानी यह भाषण तुरंत अखबार में छप जाता है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला। इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। अब मूर्तिकार क्या करता है? पत्थर की हिंदुस्तान के पहाड़ों या प्रदेशों को पत्थर की खानों के दौरे पर वह निकल पड़ता है और कुछ दिन बाद फिर भी वो उदास होकर लौटता है। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, यानी उदासी छाई हुई थी और वह आकर वो कहता है कमेटी वालों से कि हिंदुस्तान का मैं चप्पा चप्पा खोज डाला लेकिन इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह हिंदुस्तानी पत्थर नहीं बल्कि विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल रहा है? अब देखिए, मूर्तिकार की बातों को सुनकर सभापति क्रोध में आ जाता है और क्रोध में आकर कहता है कि धिक्कार है आपके बुद्धि पर, अक्ल पर। विदेशों की हर एक चीज़ हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, यानी जो विदेशी संस्कृति है उसको हम पूरी तरह से अपना चुके हैं। आज यहाँ तक कि हिंदुस्तान में उसके बाल डांस को, यानी बच्चों का जो डांस है वो भी हम लोग हिंदुस्तान में अपना लिए हैं। तो ये पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? कहने का मतलब उनका ये था कि जब हर एक चीज़ हम विदेश का अपना लिए हैं तो ये पत्थर क्यों नहीं मिल जाएगा? ये विदेश का ही पत्थर ये मूर्ति पर क्यों नहीं हम लगा सकते हैं? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे।
सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब देखिए, मूर्तिकार सभापति की बातों को सुनकर चुप खड़ा था। उसकी आंखों में सहसा एक बात चमक उठी और उसने कहा कि एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि अखबार तक नहीं पहुँच पाए, यानी अखबार में नहीं छपनी चाहिए। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। तुरंत वो अपने चपरासी को आदेश देता है कि कमरे के पूरे दरवाजे को बंद कर दिया जाए। तब मूर्तिकार कहता है कि देश में अपने जो नेताओं की मूर्तियां हैं, अगर इजाज़त करते हैं तो आप लोग ठीक समझते हैं तो उनकी लाट से हम नाक लाकर, लाट मतलब मूर्ति, उतार कर जाज पंचम की लाट पर लगा दें। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। बदहवासी मतलब चिंता। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। मूर्तिकार की बातों को सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे और सबकी जो चिंता थी वो खुशी में बदल गया। और सभापति ने धीरे से कहा कि ये काम होना चाहिए, लेकिन बड़ी ही होशियारी से, बड़ी ही चालाकी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जाज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। अब देखिए, यहाँ पर मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ता है और जाज पंचम की खोई नाक की नाप अपने पास ले लेता है। सबसे पहले वो दिल्ली से मुंबई पहुंचता है और जब मुंबई पहुंचता है तो दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, यानी सबके नाक को वह देखता है, टटोलता है, खोजता है। फिर इसके बाद गुजरात की ओर भागा और जब गुजरात की ओर भागा तो गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों पर परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नापजोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की तो पूरे हिंदुस्तान का परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां दिखाया, सबकी नाक का नाप लिया। जाज पंचम की इस नाक से सबकी बड़ी निकली। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि मूर्तिकार हर देशों में जाता है। गुजरात गया, बिहार गया, पंजाब गया, यहाँ तक कि मद्रास गया, यानी सब जगह जाता है और जाने के बाद वहाँ के नेताओं की नाक को टटोलता है, लेकिन सबकी नाक क्या है, जाज पंचम की नाक से बड़ी निकलती है। इसलिए वो हताश होकर लौट आता है। सुनकर सब हताश हो गए, झुल्लाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बाजते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं। अब देखिए, जब मूर्तिकार सभी लोग को बताता है कि जाज पंचम की नाक सभी नेताओं की नाक से छोटी निकलती है, यानी सभी नेताओं की नाक क्या जाज पंचम की नाक से बड़ी हो जाती है, तो यह सुनकर सभी लोग क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, झल्लाने लगते हैं एक दूसरे पर। फिर मूर्तिकार उनको ढाढ़स बंधाता है और फिर कहता है कि सन 1942 में हमने सुना है कि जो शहीद बच्चे हुए थे उनकी मूर्तियाँ स्थापित हो गई है, तो शायद बच्चों की ही नाक जाज पंचम की नाक पर फिट बढ़ जाए।
यह सोचकर वह बच्चों की नाकें लेने के लिए वहाँ पहुँचता है। राजधानी में सब तैयारी थी। जाज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। अब देखिए, जब मूर्तिकार बच्चों की नाक की फीटे, यानी मूर्तिकार जो जाज पंचम की नाक का नाप लिया था, वह जाकर बच्चों की नाक से नापता है, तो बच्चों का नाक भी जाज पंचम की नाक से बड़ा निकल जाता है। अब देखिए, अब वो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, यानी बच्चों की नाक भी क्या है, जाज पंचम की नाक से बड़ी निकल जाती है। तब अब यहाँ जब आता है तो राजधानी में सभी तैयारी हो रही थी। जाज पंचम की लाट को, यानी मूर्ति को मलमल कर नहलाया जा रहा था, रोगन लगाया जा रहा था। रोगन मतलब तेलयुक्त पदार्थ, यानी जिससे उनकी मूर्ति पर चमक आ सके। यानी सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं। यानी दिल्ली में, यानी राजधानी में सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, सिर्फ जाज पंचम की नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुँची। फिर बात ये जो आदेश दिए थे, यानी बड़े बड़े जो ताकतवर नेता थे, उनके पास पहुँच गई। बड़ी खलबली मची। अगर जाज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। अब सभी जो बड़े बड़े नेता थे उनमें बहुत ही खलबली मच जाती है कि जाज पंचम की नाक यदि नहीं लगती है तो रानी का स्वागत हम कैसे करेंगे। यानी उनका स्वागत करने का मतलब ये हुआ कि हम अपनी नाक कटाने वाली बात हो गई, यानी हमारी मान सम्मान, यानी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचेगा। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरंग अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौधा और उसने पहली शर्त दोहराई कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक कटाकर लगा दी जाए। अब देखिए, मूर्तिकार लाचार था, किससे? पैसे से लाचार था, लेकिन हार मानने वाला कलाकार बिल्कुल नहीं था। और एकाएक उसके दिमाग में यह विचार आया कि वह पहला अपना फिर से शर्त दोहराता है कि कमरे को बंद किया जाए ताकि कमरे अंदर की बातें बाहर तक न पहुँचे। फिर दरवाजे बंद होते हैं। मूर्तिकार अपनी जो योजना बनाया था वह सबके सामने पेश करता है। तो वो कहता है कि चूँकि नाक लगाना तो ज़रूरी है, इसलिए वो अपना राय देता है कि 40 करोड़ जनसंख्या में से किसी भी व्यक्ति का जिंदा नाक कटाकर मूर्ति पर लगा दी जाए। अब आगे देखिए, बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। जैसे ही मूर्तिकार अपनी बात रखता है तैसे ही कमेटी में क्या होता है, सन्नाटा छा जाता है, सभी लोग शांत हो जाते हैं। और कुछ मिनटों तक खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। अब देखिए, यानी मूर्तिकार की बातों को सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और कुछ मिनट तक खामोशी के बाद, यानी सभा में खामोशी के बाद वहाँ के सभापति सबकी नज़र को देखते हैं और देखते हैं। और फिर इसके बाद मूर्तिकार सबको परेशान देखकर वो क्या हो जाता है, चौंक उड़ जाता है, चौंकता है और धीरे से बोलता है कि आप लोग क्यों इतना घबराते हैं? यह सब काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ इजाज़त दीजिए। यानी नाक कैसे लगाना है, क्या करना है, उसके लिए मुझे सब कुछ करना है, इसलिए आप सिर्फ इजाज़त दें। कानाफूसी हुई, मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। और वहाँ पर कानाफूसी, कमेटी में एक दूसरे से लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, बात करने लगे। फिर मूर्तिकार को इजाज़त दे दिया गया। क्या इजाज़त दे दिया जाता है कि ठीक है, आप कहीं से भी नाक लगाकर लगाइए। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जाज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अब अखबारों में सिर्फ इतना ही छपता है कि जो नाक का मसला था वो हल कर दिया गया है, यानी नाक नहीं मिल रहा था वो मिल चुका है। और राजपथ इंडिया गेट के सामने जो जाज पंचम की लाट है उसी पर नाक लग रही है।
नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारी की तैनाती हुई, और जब नाक लगने की तैयारी हो रही थी तो उससे पहले ही हथियारबंद पहरेदारों को वहाँ पर फौज तैयार किया गया। अब मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारी भीतर भीतर चल रही थी। पानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। अब देखिए, अब नाक लगने के दिन हथियारबंद पहरेदार को तैनात किया गया। मूर्ति के आसपास का जो तालाब था उसे सुखाकर साफ किया गया, उसमें से रबाब यानी कीचड़ जो गंदगी थी उसको निकाला गया, फिर ताज़ा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक सूख न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह तैयारी सब भीतर भीतर ही चल रही थी। रानी का आने का दिन भी नज़दीक होता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए गए हल पर परेशान था। जिंदा नाक लगने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ मदद मांगती है और उसे वो मदद दे दी जाती है, लेकिन एक खास दिन के लिए कि उस खास दिन है उस दिन मूर्ति पर नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया, और वह खास दिन आ गया। कौन सा खास दिन था? जांच पंचम की नाक लग गई। जिस दिन जांच पंचम की नाक लगने वाली थी वह दिन क्या था? खास, और नाक लग जाती है। यह सब अखबारों खबरें छापी कि जांच पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अब यह सब खबरें क्या अखबार में छापी गई कि जांच पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, लेकिन वह कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबार वालों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था और कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे स्टेशन का स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छापा गया था। यह सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए, वो भी बूथ के लिए। अब यहाँ पर देखिए लेखक क्या कहते हैं कि उस दिन अखबार वालों में एक बात गौर करने की थी कि जिस दिन जांच पंचम की नाक लगनी थी, यानी उस दिन देश में कोई भी उद्घाटन की खबर नहीं छापी गई, न कोई फीता काटा गया, न कोई सार्वजनिक सभा हुई और न कोई कहीं पर किसी का अभिनंदन हुआ, न कोई मानपत्र भेंट की नौबत आई और न ही किसी हवाई अड्डे स्टेशन पर किसी का स्वागत हुआ, न किसी का ताज़ा चित्र खींचा गया। अखबार उस दिन क्या थे? एकदम खाली थे। मतलब कहने का मतलब अखबार उस दिन चुप थे, यानी अखबार वालों ने उस दिन कोई भी खबर नहीं छापी। अब यहाँ पर लेखक कहता है पता नहीं ऐसा क्यों, पता नहीं ऐसा क्यों कि उस दिन अखबार वाला कोई खबर नहीं चाहता है। लेखक कहते हैं कि नाक तो एक चाहिए था, वो भी बूथ के लिए, यानी नाक तो सिर्फ मूर्ति के लिए एक चाहिए था, वो भी उनकी मूर्ति पर लगाने के लिए, लेकिन उसी के लिए इतनी बड़ी दास्तान होती है। ठीक है बच्चों, यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस दिन एलिजाबेथ आने वाली थी उस दिन कोई खबर नहीं छापा जाता है, न कहीं कोई उद्घाटन होता है, नहीं कहीं फीता काटा जाता है, न कोई समारोह होता है, अर्थात उस दिन एलिजाबेथ नहीं आई थी। तो इसीलिए लेखक कहता है कि नाक तो सिर्फ एक चाहिए था, वो भी बूथ के लिए। एक ही नाक के लिए इतनी बड़ी कहानी यानी दास्तान कही जाती है। अर्थात इस प्रकार से लेखक इसे व्यंग्य प्रधान कहानी कहता है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग में। पिछले वीडियो में आपको मैं जांच पंचम की नाक पढ़ा रही थी, जिसका शेष अंश मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ।
जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं सेशन। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और जिसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार मतलब जो जिम्मेदारी होता है, कार्यभार संभालने वाला जो प्रमुख होता है उसको। अब देखिए, हुक्कामों मतलब जो आदेश दे रहे थे, यानी सबके चेहरों पर उदासी के बादल छा गए और फिर इसके बाद वो खास कमेटी बनाई गई जिसकी जिम्मेदारी एक कार्यभार को संभालने वालों को दिया गया था कि यह काम होना है और इस नाक लगाने की जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है। आखिर मूर्तिकार फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ तो इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। अब देखिए, फिर मूर्तिकार, कमेटी वाले मूर्तिकार को फिर बुलाते हैं और उसने मसला हल कर दिया। कौन? मूर्तिकार। वह बोलता है कि पत्थर के किस्म का पता ठीक से नहीं चला तो आप परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा पत्थर खोजकर लाऊंगा जो जाट पंचम की मूर्ति बनी थी। कमेटी की मूर्तिकार की ये बात सुनकर कमेटी के लोगों में जान आ गई। सभापति चलते चलते गर्व से मूर्तिकार से कहा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस हिंदुस्तान के घर में छिपी हुई है। ज़रूरत उसे खोज करने की है और खोज करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी और जो यह हम मेहनत करेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी भी क्या होगा, ज़माना भी क्या होगा, खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबार में छप जाता है और सभापति की यह बात यानी यह भाषण तुरंत अखबार में छप जाता है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। अब मूर्तिकार क्या करता है? पत्थर की हिंदुस्तान के पहाड़ों या प्रदेशों पर पत्थर की खानों के दौरे पर वह निकल पड़ता है और कुछ दिन बाद फिर भी वो उदास होकर लौटता है। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, यानी उदासी छाई हुई थी और वह आकर वो कहता है कमेटी वालों से कि हिंदुस्तान का मैं चप्पा चप्पा खोज डाला लेकिन इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह हिंदुस्तानी पत्थर नहीं बल्कि विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल रहा है? अब देखिए, मूर्तिकार की बातों को सुनकर सभापति क्रोध में आ जाता है और क्रोध में आकर कहता है कि धिक्कार है आपके बुद्धि पर, अक्ल पर। विदेशों की हर एक चीज़ हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहने, यानी जो विदेशी संस्कृति है उसको हम पूरी तरह से अपना चुके हैं। आज यहाँ तक कि हिंदुस्तान में उसके बाल डांस को, यानी बच्चों को जो डांस है वो भी हम लोग हिंदुस्तान में अपना लिए हैं। तो ये पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? कहने का मतलब उनका ये था कि जब हर एक चीज़ हम विदेश का अपना लिए हैं तो ये पत्थर क्यों नहीं मिल जाएगा? ये विदेश का ही पत्थर ये मूर्ति पर क्यों नहीं हम लगा सकते हैं? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है। अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है
तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब देखिए, मूर्तिकार सभापति की बातों को सुनकर चुप खड़ा था। उसकी आंखों में सहसा एक बात चमक उठी और उसने कहा कि एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि अखबार तक नहीं पहुँच पाए, यानी अखबार में नहीं छपनी चाहिए। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। तुरंत वो अपने चपरासी को आदेश देता है कि कमरे के पूरे दरवाजे को बंद कर दिया जाए। तब मूर्तिकार कहता है कि देश में अपने जो नेताओं की मूर्तियाँ हैं, अगर इजाज़त करते हैं तो आप लोग ठीक समझते हैं, तो उनकी ही नाक उनकी लाट से हम नाक लाकर, लाट मतलब मूर्ति उतार कर जाज पंचम की लाट पर लगा दें। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। बदहवासी मतलब चिंता। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। मूर्तिकार की बातों को सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे और सबकी जो चिंता थी वो खुशी में बदल गया। और सभापति ने धीरे से कहा कि ये काम होना चाहिए, लेकिन बड़ी ही होशियारी से, बड़ी ही चालाकी से। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जाज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। अब देखिए, यहाँ पर मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ता है और जाज पंचम की खोई नाक की नाप अपने पास ले लेता है। सबसे पहले वो दिल्ली से मुंबई पहुंचता है और जब मुंबई पहुंचता है तो दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, यानी सबके नाक को वह देखता है, टटोलता है, खोजता है। फिर इसके बाद गुजरात की ओर भागा और जब गुजरात की ओर भागा तो गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों पर परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नापजोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की कि पूरे हिंदुस्तान का परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां दिखाया, सबकी नाक का नाप लिया। जाज पंचम की इस नाक से सबकी बड़ी निकली। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि मूर्तिकार हर देशों में जाता है। गुजरात गया, बिहार गया, पंजाब गया, यहाँ तक कि मद्रास गया, यानी सब जगह जाता है और जाने के बाद वहाँ के नेताओं की नाक को टटोलता है, लेकिन सबकी नाक क्या है? जाज पंचम की नाक से बड़ी निकलती है। इसलिए वो हताश होकर लौट आता है। सुनकर सब हताश हो गए, झुल्लाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बाजते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं? अब देखिए, जब मूर्तिकार सभी लोग को बताता है कि जाज पंचम की नाक सभी नेताओं की नाक से छोटी निकलती है, यानी सभी नेताओं की नाक क्या जाज पंचम की नाक से बड़ी हो जाती है, तो यह सुनकर सभी लोग क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं, झल्लाने लगते हैं एक दूसरे पर। फिर मूर्तिकार उनको ढाढ़स बंधाता है और फिर कहता है कि सन 1942 में हमने सुना है कि जो शहीद बच्चे हुए थे उनकी मूर्तियाँ स्थापित हो गई है, तो शायद बच्चों की ही नाक जाज पंचम की नाक पर फिट बढ़ जाए। यह सोचकर वह बच्चों की नाकें लेने के लिए वहाँ पहुँचता है। राजधानी में सब तैयारी थी। जाज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया।
रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। अब देखिए, जब मूर्तिकार बच्चों की नाक की फीटे, यानी मूर्तिकार जो जाज पंचम की नाक का नाप लिया था, वह जाकर बच्चों की नाक से नापता है, तो बच्चों का नाक भी जाज पंचम की नाक से बड़ा निकल जाता है। अब देखिए, अब वो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, यानी बच्चों की नाक भी क्या है, जाज पंचम की नाक से बड़ी निकल जाती है। तब अब यहाँ जब आता है तो राजधानी में सभी तैयारी हो रही थी। जाज पंचम की लाट को, यानी मूर्ति को मलमल कर नहलाया जा रहा था, रोगन लगाया जा रहा था। रोगन मतलब तेलयुक्त पदार्थ, यानी जिससे उनकी मूर्ति पर चमक आ सके। यानी सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं। यानी दिल्ली में, यानी राजधानी में सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, सिर्फ जाज पंचम की नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुँची। फिर बात ये जो आदेश दिए थे, यानी बड़े बड़े जो ताकतवर नेता थे, उनके पास पहुँच गई। बड़ी खलबली मची। अगर जाज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। अब सभी जो बड़े बड़े नेता थे उनमें बहुत ही खलबली मच जाती है कि जाज पंचम की नाक यदि नहीं लगती है तो रानी का स्वागत हम कैसे करेंगे। यानी उनका स्वागत करने का मतलब ये हुआ कि हम अपनी नाक कटाने वाली बात हो गई, यानी हमारी मान सम्मान, यानी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचेगा। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरंग अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौथा और उसने पहली शर्त दोहराई कि जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक कटाकर लगा दी जाए। अब देखिए, मूर्तिकार लाचार था, किससे? पैसे से लाचार था, लेकिन हार मानने वाला कलाकार बिल्कुल नहीं था। और एकाएक उसके दिमाग में यह विचार आया कि वह पहला अपना फिर से शर्त दोहराता है कि कमरे को बंद किया जाए ताकि कमरे के अंदर की बातें बाहर तक न पहुँचे। फिर दरवाजे बंद होते हैं। मूर्तिकार अपनी जो योजना बनाया था वह सबके सामने पेश करता है। तो वो कहता है कि चूँकि नाक लगाना तो ज़रूरी है, इसलिए वो अपना राय देता है कि 40 करोड़ जनसंख्या में से किसी भी व्यक्ति का जिंदा नाक कटाकर मूर्ति पर लगा दी जाए। अब आगे देखिए, बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। जैसे ही मूर्तिकार अपनी बात रखता है तैसे ही कमेटी में क्या होता है, सन्नाटा छा जाता है, सभी लोग शांत हो जाते हैं। और कुछ मिनटों तक खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। अब देखिए, यानी मूर्तिकार की बातों को सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और कुछ मिनट तक खामोशी के बाद, यानी सभा में खामोशी के बाद वहाँ के सभापति सबकी नज़र को देखते हैं और पर देखते हैं। और फिर इसके बाद मूर्तिकार सबको परेशान देखकर वो क्या हो जाता है, चौंक उड़ जाता है, चौंकता है और धीरे से बोलता है कि आप लोग क्यों इतना घबराते हैं? यह सब काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ इजाज़त दीजिए। यानी नाक कैसे लगाना है, क्या करना है, उसके लिए मुझे सब कुछ करना है, इसलिए आप सिर्फ इजाज़त दें। कानाफूसी हुई, मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। और वहाँ पर कानाफूसी, कमेटी में एक दूसरे से लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, बात करने लगे। फिर मूर्तिकार को इजाज़त दे दिया गया। क्या इजाज़त दे दिया जाता है कि ठीक है, आप कहीं से भी नाक लगाकर लगाइए। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जाज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अब अखबारों में सिर्फ इतना ही छपता है कि जो नाक का मसला था वो हल कर दिया गया है, यानी नाक नहीं मिल रहा था वो मिल चुका है। और राजपथ इंडिया गेट के सामने जो जाज पंचम की लाट है उसी पर नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारी की तैनाती हुई और जब नाक लगने की तैयारी हो रही थी तो उससे पहले ही हथियारबंद पहरेदारों को वहाँ पर फौज तैयार किया गया। अब मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई
और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारी भीतर भीतर चल रही थी। पानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। अब देखिए, अब नाक लगने के दिन हथियारबंद पहरेदार को तैनात किया गया। मूर्ति के आसपास का जो तालाब था उसे सुखाकर साफ किया गया। उसमें से रबाब यानी कीचड़ जो गंदगी थी उसको निकाला गया। फिर ताज़ा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक सूख न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह तैयारी सब भीतर भीतर ही चल रही थी। रानी का आने का दिन भी नज़दीक होता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए गए हल पर परेशान था। जिंदा नाक लगने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ मदद मांगती है और उसे वो मदद दे दी जाती है, लेकिन एक खास दिन के लिए कि उस खास दिन है उस दिन मूर्ति पर नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आ गया और वह खास दिन आ गया। कौन सा खास दिन था? जांच पंचम की नाक लग गई। जिस दिन जांच पंचम की नाक लगने वाली थी वह दिन क्या था? खास, और नाक लग जाती है। यह सब अखबारों खबरें छापी कि जांच पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अब यह सब खबरें क्या अखबार में छापी गई कि जांच पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, लेकिन वह कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबार वालों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था और कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे स्टेशन का स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का ताज़ा चित्र नहीं छापा गया था। यह सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए, वो भी बूथ के लिए। अब यहाँ पर देखिए लेखक क्या कहते हैं कि उस दिन अखबार वालों में एक बात गौर करने की थी कि जिस दिन जांच पंचम की नाक लगनी थी, यानी उस दिन देश में कोई भी उद्घाटन की खबर नहीं छापी गई, न कोई फीता काटा गया, न कोई सार्वजनिक सभा हुई और न कोई कहीं पर किसी का अभिनंदन हुआ, न कोई मानपत्र भेंट की नौबत आई और न ही किसी हवाई अड्डे स्टेशन पर किसी का स्वागत हुआ, न किसी का ताज़ा चित्र खींचा गया। अखबार उस दिन क्या थे? एकदम खाली थे। मतलब कहने का मतलब अखबार उस दिन चुप थे, यानी अखबार वालों ने उस दिन कोई भी खबर नहीं छापी। अब यहाँ पर लेखक कहता है पता नहीं ऐसा क्यों कि उस दिन अखबार वाला कोई खबर नहीं छाता है। लेखक कहते हैं कि नाक तो एक चाहिए था, वो भी बूथ के लिए, यानी नाक तो सिर्फ मूर्ति के लिए एक चाहिए था, वो भी उनकी मूर्ति पर लगाने के लिए, लेकिन उसी के लिए इतनी बड़ी दास्तान होती है। ठीक है बच्चों, यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस दिन एलिजाबेथ आने वाली थी उस दिन कोई खबर नहीं छापा जाता है, न कहीं कोई उद्घाटन होता है, न कहीं फीता काटा जाता है, न कोई समारोह होता है, अर्थात उस दिन एलिजाबेथ नहीं आई थी। तो इसीलिए लेखक कहता है कि नाक तो सिर्फ एक चाहिए था, वो भी बूथ के लिए। एक ही नाक के लिए इतनी बड़ी कहानी यानी दास्तान कही जाती है। अर्थात इस प्रकार से लेखक इसे व्यंग्य प्रधान कहानी कहता है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।